चलो हुआ, टॉपिक का नाम क्या है? स्वदेशी। क्या हुआ? स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? वाह। देश से बाहर होगा। क्या होगा? स्वदेशी का मतलब क्या होगा? जो अपना देश का स्व देखो, स्वदेशी दो शब्द से बना है। एक तो तुम्हारा स्व धन देशी है ना, तो स्व का मतलब क्या हुआ? खुद का। खुद का, ठीक है। और देशी का मतलब देश का, मतलब जो खुद के देश का, उसको क्या बोलेंगे? स्वदेशी। क्या बोलेंगे? स्वदेशी। और देखो तो ये एक तरीके से व्यंग्यात्मक कविता है। व्यंग का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना एक तरीके से, ये मजाक उड़ाया गया स्वदेशीपन का। इसमें बताया गया कि कैसे लोग स्वदेशी तो कहते हैं लेकिन स्वदेशी को अपना नहीं रहे हैं, स्वदेशी को जान नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। ठीक है हुआ। इसके लेखक कौन हुआ? बद्री नारायण चौधरी। कौन हुआ? बद्री नारायण चौधरी। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक, स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को प्रेमधन के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेमधन को और किस नाम से जानते हैं? या क्वेश्चन ये पूछ ले कि बद्री नारायण चौधरी को और किस नाम से जानते हैं? प्रेमधन। क्या हुआ? प्रेमधन। ठीक है हुआ। इनका जन्म कब होता? तो 1 सितंबर 1855 को। 1 सितंबर 1855। कहाँ होता है? तो मिर्जापुर में। कहाँ? मिर्जापुर। मिर्जापुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखना, एक सीरीज आता है ना मिर्जापुर, वेब सीरीज। ये सर हम देखे हैं। वाह, ये देख रहा तू थूर पर लेना है बोल कहीं का। कौन बारे में? किनका? आनंद वाला। अच्छा, डाल देंगे ग्रुप में, डाल देंगे आज। हाँ ग्रुप में डाल। नहीं वो तो मरे थे उसमें। वाह। मिर्जापुर कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अच्छा देखो, मान लो कि पिछला बार पूछा था कि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन जी का जन्म कहाँ होता था? मिर्जापुर। लेकिन इस बार अगर ये पूछ ले कि प्रेमधन जी का जन्म किस राज्य में हुआ, तो उत्तर प्रदेश। दिक्कत क्या होता है? क्वेश्चन करवाया जाए, क्वेश्चन करवाएगा तो आदमी क्वेश्चन करवा दिया टीचर कि भाई देखो यहाँ पर इनका जन्म होता है मिर्जापुर में, जो मिर्जापुर का है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन तुमको ये लिखवाया गया कि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन का जन्म कहाँ होता है? मिर्जापुर। ब्रैकेट में लिखवा दिया जाए उत्तर प्रदेश। अब तुम क्या करोगे? तुम चाहते हो या बच्चे क्या चाहते हैं कि भाई जो क्वेश्चन इसमें छपा एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है और इसी चक्कर में ज्यादा दिक्कत भी होता है। हाँ, अगर ऐसा करोगे तो पास तो अच्छे खासे नंबर हो जाओगे, लेकिन टॉप करना है तो ये मेंटेलिटी निकालना होता है, तभी टॉप करेंगे। तो 1 सितंबर 1855 को इनका जन्म मिर्जापुर में होता है। राज्य का नाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। और इनका मृत्यु कब होता है? 1922 ईस्वी में। कब होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का मृत्यु कब होता है? 1922 में। कब होता है? 1922 में। अब इनके साहित्य के जीवन की बात करेंगे तो ये काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि प्रेमधन जी यानी कि बद्री नारायण चौधरी किसको अपना आदर्श मानते हैं? किसको हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इतने बड़े साहित्यकार थे कि इनके टाइम से, इनके नाम से हुआ जो है भारतेंदु युग बन गया। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग बन गया है ना। यानी कि इनके समय में या इनके कालखंड में जितने भी लोग इस साहित्य के, हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए या रचना किए, उनको भारतेंदु युग के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि इनका आदर्श कौन थे? वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का विस्तृत भ्रमण किया और सांस्कृतिक चेतना को अपनी रचनाओं में पिरोया। मतलब ये पूरे भारत को घूमे, घूमने के बाद देखे कि भारत में क्या है नहीं है ना। इन सारी चीजों को देखने के बाद अपनी रचनाओं में इन सारी चीजों का वर्णन किया। जैसे होता क्या कि जितना जानोगे उतना बता पाओगे। अब हम लोग जैसे क्या है कि इतना न राज्य घूम लिए हैं, अब जी एग्जाम के चक्कर में चाहे जैसे भी हो, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमे हैं, तो चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, बताते कि देखो वो इस राज्य में ऐसा देखे थे, ऐसा होता है, वहाँ का व्यवस्था ऐसे इस तरीके से होता है। तो वैसे ही बद्री नारायण चौधरी जो पूरे भारत भ्रमण किए, इस वजह से पूरे भारत का साहित्य चित्रण बहुत अच्छे तरीके से कर पाए हैं। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, उसका नाम क्या? भात सौभाग्य तथा प्रयाग समागमन। भात सौभाग्य तथा प्रयाग समागमन। तो क्वेश्चन पूछता है कि भात सौभाग्य रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन। और एक वो रचना क्या इनका? प्रयाग समागमन। ये नाटक है।
अब यथार्थवादी कृति यानी कि जो अपने जीवन में देखे उसका चित्रण किए हैं, तो उसके आधार पर देखेंगे तो एक रचना यानी का जीर्ण जनपद, ठीक है, और एक नाटक है ग्रामीण का सजीव चित्र इसमें किया गया है, ठीक है। संग्रह की तो सभी रचनाएं प्रेमधन सर्वस्व में संग्रहित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन जी का जो रचना संग्रह उसको किस नाम से जानते हैं? प्रेमधन सर्वस्व, मतलब प्रेमधन जी का सब कुछ इसी में है, प्रेमधन सर्वस्व के नाम से जाना जाता है। इस कविता परिचय की, ये कविता की बात करें यानी कि जो भारत माता कविता जो है, सॉरी स्वदेशी कविता जो कहां से लिया गया है, तो प्रस्तुत दोहे नवजागरण के स्वर को मुखरित करते हैं। नवजागरण का मतलब क्या होता है? नए रूप से जागना, नए तरीके से जागना, है ना, नवजागरण। दोहों को की विषय वस्तु देश की वर्तमान दुर्दशा पर कटाक्ष करती है। इसमें जो दोहा है वो हुआ है, ये जो वर्तमान जो विषय वस्तु हमारी स्थिति है देश का, उस पर कटाक्ष करता है। बताए थे ना कि ये व्यंग तरीके का व्यंग है एक तरीके से। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन। कौन हुआ? प्रेमधन। क्वेश्चन ये पूछता कि रसिक समाज की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? क्वेश्चन ये पूछता है कि रसिक समाज की स्थापना बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन ने कब किया था? 1874 में। कब हुआ? आंख से अंधा उंधा है, चलो हुआ। अब यहां से दोहा स्टार्ट होता है। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। मतलब अगर देखे हुआ तो कवि कहना चाहते हैं कि सबे विदेशी वस्तु नर, जितने ही वस्तुएं वो हुआ है और व्यक्ति जो है सब क्या बन चुका है? विदेशी बन चुका है। गति रति रीत मतलब नियम बोल चाल ये सब कुछ क्या है? ये सब विदेशी जैसा दिखता है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। अब भारतीयता नाम का चीज कुछ भी भारत में दिखता नहीं है, केवल भारत नाम बचा है लेकिन भारतीयता कुछ भी अब नहीं है ना। तो कवि प्रेमधन यहाँ पे अगर इसका पूरा डिटेल देखोगे तो पराधीन यानी कि गुलामी के कारण आज चारों तरफ सिर्फ विदेशी वस्तुएं दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन रहन सहन तथा रीति रिवाज पूरी तरह बदल गए हैं। दुख इस बात का है कि भारतीयों में अब भारतीयता की भावना पूरी तरह मर चुका है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाता है, वैसे ही भारतीयों के अंदर से क्या हुआ? भारतीयता खत्म हो चुका है। अब सभी लोग हुआ विदेशी चीजों को अपना रहे हैं, चाल चलन वेशभूषा। जैसे देखो बर्थडे मनाता है, सब मनाता है कि नहीं? मनाया कहीं बर्थडे? वो लाइन बेल्ट खेलें कि ना? डंडे खाया? हमारे यहाँ तो तलवार से 2 टुकड़ा कर देते हैं। तो रहा तो बाद में होते केकवा तक कौन काट देगा, है ना। छोटा कहीं का बेल्ट छुआ वाला बर्थडे हुआ तो कहता है केट के तोड़ता है, काटता नहीं, केक को तोड़ता है ना। चलो आगे देखो तो सुनो चीजें क्या हुआ कि लोग विदेशी। अच्छा एक बात बताओ कि क्या हमारे यहाँ पूर्व में ये केक कटने वाला सिस्टम था? नहीं था, है ना। अब आ गया है। तो क्या हमारे देश में था ये सब? तो कहाँ से आया? विदेशी व्यवस्था। हमारे यहाँ पहनावा और नवा भी जो हम भी पहने हुए वो उसकी बात कर ली। तो ये क्या हमारे देश स्वदेशी परिधान है? परिधान का मतलब कपड़ा पहनने वाला, क्या स्वदेशी है? स्वदेशी परिधान क्या है? अपने देश का। तो कौन सा परिधान हमारा देश का है? पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, महिलाओं के लिए वाह, महिलाओं के लिए साड़ी, है ना। ना ये सब हम लेता नहीं, बाद में आया, इस्लाम आने के बाद सब आया। अंग्रेज क्या क्या पहनेगा? देखो कोट पहनेगा, पैंट पहनेगा, अरे एगो नेटवा पूछ लगी टाई वो पूछ पहनेगा। वो देखो अंग्रेज सब सर्दी वाला। इनका व्याख्यान सुना, क्या नाम था उनका? राजीव दीक्षित जी का, है ना। तो राजीव दीक्षित का व्याख्यान वो इस बात का चर्चा की है कि अंग्रेज सब टाई इसलिए पहनता था कि उसको नाक से नेटा ज्यादा गिरता था। और नेटा कहाँ गिरेगा? क्योंकि ठंडा। देखो पश्चिम क्या यूरोप क्या हुआ? ठंडा वाला रे गधा हंसेगा। यूरोप पूछ देखो सटवा में। तो इधर देखो पश्चिम में ठंडा ज्यादा होता है और ठंड के से हमारे यहाँ भी अगर ठंड गिरता है तो नाक से चालू हो जाता है आदमी का 4 लाइन चालू। ठीक है हुआ। अब बच्चा सबके तो और चालू रहेगा 4 लाइन में, तो समझ रहा है ना। बीच में डिवाइडर रहेगा, दोनों तरफ का लाइन रहेगा बच्चा सबके। हाँ।
चलो तो समझा हुआ। अगला देखो, मनुज भारती देखी को, मनुज भारती देखू देखी को सकत नहीं पहचान, मतलब भारतीय मनुष्य को देख के कोई पहचान नहीं सकता कि भारतीय है, ठीक है। मुसलमान हिंदू किड के है ये क्रिस्तान, ये जो भारतीय आदमी है उसको देख के नहीं पहचान सकता कि भारतीय है, भारतीय तो मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है, पहचान ही नहीं सकता है ना। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। मतलब विदेशी विद्या को पढ़ते 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 विदेशी चीज को अच्छा लग गया, और चाल चलन रहन सहन सब विदेशी अडॉप्ट कर लिया, कपड़ा भी विदेशी पहनेगा, बोल चाल। अब पहले हम लोग यहाँ कुछ होता है हे भगवान, अब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, है ना। जैसे हम लोग क्या हे भगवान क्या हो गया, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, हे भगवान क्या हो गया। तो अंग्रेज बनने का प्रयास करता है। कुछ लोग तो ऐसा होगा कि गोईठा को उपला जो होता है उसको होता कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, आई नेवर सीन दिस, हे भगवान क्या आज तक हम कभी देखे भी नहीं किए हैं, आंख पर पट्टी लगल है, देखिएगा कहाँ से, है ना। चलो होगा। अब इस पर एक व्यंग जो है मूवी आया था साउथ का, उसमें जो यमराज बना हुआ था, कादर खान वगैरह था, कादर खान था यमराज बना हुआ, उसका चेला था। तो जो उपला जो दीवार पर सटा हुआ था वो बोला था कि इस पर जो गाय है वो देखा था उसको चित्रगुप्त, बाकी इस पर सोच रहे कि इस पर गाय गोबर दिया कैसे दीवार पर। तो फिर व्यंग है वो जानता है व्यक्ति, लेकिन वो समझ रहा है कि समाज देखो, इसलिए बोलते हैं कि फिल्म वो भी जो होता है अभी तो बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है, तो लगभग लगभग वो समाज का आईना होता है। फिल्म जो होता है ना तो समाज का आईना होता है, कहीं ना कहीं समाज के किसी न किसी घटना से प्रेरित होता है तो वो बनता है, ठीक है। तो मतलब बोला कि देवलवा पर गैया गोबर दिया कैसे, अरे वो आदमी लेके वहां सार दिया, है ना। मतलब इससे क्या चला कि वो व्यक्ति वो दिखाना चाह रहा है कि हम इस चीज को समझते हैं, जानते नहीं, हमारे देश में कुछ है ही नहीं सब। हाँ रवि कथा, उसको बायोग्राफी बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, नहीं देख, ठाठे विदेशी ठाठ सब, वन्यो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीय तालेश। मतलब ठाठ बाट रहन सहन सब विदेशी हो गया, है ना। और तनी मानी भी, लेस का मतलब क्या, एकदम तनी मानी, तनी मानी भी हुआ भारतीय लोग में भारतीयता नाम का चीज है ही नहीं, है ना। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। मतलब अब जो बोली नहीं बोल सकता भारतीय बोली, क्या बोलेगा, भारतीय भाषा नहीं बोलेगा, बोली सकत नहीं हिंदी, हिंदी नहीं बोल सकता वो, है ना। अब मिली मिली हिंदू लोग, अब ना हिंदू लोग हिंदी बोलने वाला मिलेगा, हिंदू लोग किसको कहा गया, जो हिंदी बोलने वाले थे, ठीक है। अंग्रेजी भाखन करत, मतलब अंग्रेजी बोलता है, बोलने का मतलब भाखन मतलब बोलना, वचन देना, है ना, वचन। तो भाखन यानी कि अंग्रेजी बोलेगा, अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी सुनबो करता है, हिंदी तो भुलाइए गया बउआ, सोच सकते हो। तो कभी देश की दुर्दशा पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि पूरे देश का ढांचा विदेशी हो चुका है और भारत अब विदेशी जैसा नजर आता है, हिंदू लोग भी मिलकर आपस में हिंदी नहीं बोल पाते, वे अंग्रेजी भाषा में संवाद करते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। भाई खाएगा तो चम्मच से, हाथ तो जैसे पैरालाइज हो गया। अरे हाँ बताए ना, जब मैट्रिक एग्जाम देंगे उसके बाद हम लोग 2015 की 14-15 की बात है, तो उस वक्त जो है जब एग्जाम देने गए वहाँ न बताते गांधी मैदान के पास जलेबी पूरी खा रहे थे, जलेबी आती नहीं वो, इतना अपना जलेबी की एक बार में 2-3 को खा जाए, है ना, और मुंह भी ना खोले बउआ। लेकिन देखिए क्या कि वहाँ के जो लोग थे इतने को जलेबी है काट काट के खा रहा है, हम समझ गए हैं कि भाई सब यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाला सब है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि तुम अपना मूल छोड़ दो, वृक्ष मूल के बिना नहीं रह सकता है, सुनो, वृक्ष जो है बिना मूल का नहीं रह सकता है, जैसे मूल खत्म हुआ वृक्ष खत्म, कुछ नहीं बचेगा फिर, तो मूल जो हमारा वो बचा हुआ रहना चाहिए। देश का ढांचा विदेशी हो चुका है, भारत अब विदेश जैसा नजर आता है, हिंदू लोग भी मिलकर आपस में हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और देख रहे हैं विदेशी पर ना तो चले जाओ दिल्ली या मुंबई, दिख जाएगा न वहाँ देशी कपड़ा पहनने को मिलेगा न देशी बोले वाला मिलेगा। ये चक्कर में था, एक ट्रेन में एक दिन पिटा गया था, वो दिल्ली से आ रहा था, आड़ा का व्यक्ति था, तो उसके बाद तेरे को मेरे को बोला है, तेरे को मेरे को बोला है ना, बोला कि तुम अब जेड आदमी भाई तू थोड़ा सा बड़े से बोलोगे ना, हमारे यहाँ ऐसा भाषा नहीं चलता है, तेरे को मैंने तेरे को ये बोला,
तेरे को समझ में नहीं आता है, मेरे को क्यों बोला। अब ऐसे बोला, बोलते बोलते बर्दाश्त करते करते वो आदमी था आरा, वो आरा से पहले बक्सर में, लेकिन ना मानेगा। उसके साथी 2-3 जो था वो अकेले था, वो जा रहा था कहाँ, तो शायद मेरे ख्याल से कोलकाता तरफ जा रहा था वो, है ना। मार झापड़ हमके सिखाओ एकरा हिंदी बोले लगे, सिखाओ बिहारी भाषा, इसको समझ नहीं आता है कि बड़ा तेरे को मेरे को कर रहा है। मतलब भाई मानते हैं कि तुम दिल्ली में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो, तो कम से कम अपना समाज का भाषा मर्यादा तो रखोगे ना। तेरे को मेरे को, बेचारे का बाल सफेद है, उनको बोला कि तेरे को मेरे को, उनके साथ था 2-4 को लपड़िया दिया। मतलब बहुत देर से देखे, तुमको समझ में नहीं आता, बोले नहीं आता है, नहीं बोलना चाहिए। एक को मैंने रह लिया ना, करता कुछ वहां जाके पढ़ता है, लोहा पीटे का काम करेगा फैक्ट्री में, यहाँ का तेरे नाम धरेगा, बाल मुर्गा नियम कलर करवा के, आएगो गुटका रखेगा मुंह में। तेरे को समझ नहीं आता है, बताऊं तेरे को। अरे चुर कहीं करे, तेरे को मेरे को मार के एकदम बर्बाद कर देगा। आदमी से भेंट नहीं होता, आदमी से भेंट होता सीधा हो जाता है। देखो, अंग्रेजी वाहन बसन, वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि, गृह सकल, वस्तु देश विपरीति। कब कहते हैं भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो चुकी है कि उनकी वेशभूषा मतलब जो कपड़ा पहनने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस जिसको बोलते हैं, ड्रेसिंग सेंस जो हुआ है ना, वाहन मतलब गाड़ी, है ना, नीति और घर, है ना, वाहन, नीति, घर, रुचि, ये सब क्या हुआ, सब विदेशी हो चुका है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिला जात, भारतीय सब वस्तु ही सो यो है घिनात। मतलब जैसे हिंदुस्तानी बोल दिया ना, तो बता रहे क्या बोल दिया यार, बेइज्जती हो गया। जैसे बिहारी बाहर जाएगा तो बिहारी नाम सुनने पर उसको बेइज्जती होता है। जबकि इस आंदोलन में देख लिया ना, देखा बिहारी का पावर। इसीलिए बोलते हैं ना कि बिहारी इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार नौसिखियों के लिए नहीं है ना। सब कुछ बढ़िया बढ़िया के, इसलिए बोलते हैं ना, तेजस्वी यादव बोला था कि बिहार ठीक ठाक कर देता है, जो भी हो सबको ठीक ठाक कर देगा। इतना दिन से सोचो कि 26-27 दिन से आंदोलन चल रहा था, 20 जून से, 1 के 2 दिन में सीधा कर दिया बिहारी। वैसे तो धरना प्रदर्शन किया, फिर आंदोलन किया। बताओ ऐसे अतिया कुछ बोलता है उसको, मार्केटिंग को चक वाला रहता है, शहर के ट्रेन दौड़ा रहा है ना। वो जाकर पूछता है कि भाई साहब टीयर गैस का व्यवस्था नहीं है, तो अरे कुछ व्यवस्था नहीं की है। अरे कम से कम वाटर कैनन चलाइए, गर्मी लग रहा है। अब वाटर कैनन टी शर्ट खोल के ये नाच रहा है, एकदम पानी हो गया हुआ। बताओ। अब पुलिस बाकी सब जगह ना, पुलिस बोला, देखो पुलिस लड़का सब, पुलिस जब मारा था ना तो लड़का बोला था कि धरना शांति बोला है, शांति प्रदर्शन है, आप कहाँ मार रहे हैं, अहिंसक धरना प्रदर्शन विरोध है, कहाँ मार रहे हैं पुलिस को। यहाँ पुलिस कह रहा है कि अरे छोटा तुमको अहिंसक प्रतिरोध करना है, मारपीट नहीं करना है, चुपचाप ऐसी प्रदर्शन करो ना। लेकिन ना ऐसे ना हो। तो पकड़ा गया बीजेपी का विधायक, कौन तो पांडे था, मार के निकाल दिया उसको सब विधायकों का, मार झापर खींच के ला इधर पकड़ के। पहले देखो उसको नहीं मारता, होता क्या है देखो, जब वो दूसरा वीडियो हुआ, वो अलग का वीडियो, वो अभी हुआ क्या देखो। दिक्कत क्या है कि जो बीजेपी का जो आईटी सेल है ना, ये अभी बहुत खतरनाक तरीका पर काम किया है, और तो पूरा ताकत लगाए बुआ की बदनाम किया जाए छात्रों को। लेकिन यो ठाला जनरेशन जेड समझा दिया। जो 1998 से लेकर के 2012 तक का जो जिसका जन्म हुआ है, बर्थ डेट है, सब जनरेशन जेड में आता है, जेन जी, है ना। कैसा जन्म हुआ, तो जनरेशन जेड में है, इसी में और का जनरेशन जेड हुआ, बहुत खतरनाक है, ये बात मानना पड़ेगा। 2012 तो एक में है ना। इसके बाद जनरेशन अल्फा जनरेशन का नाम देखिए, साइलेंट जनरेशन होता है, मिलेनियल जनरेशन होता है, जनरेशन नाम दे, मतलब कि जो जिस काम को किया उसका होता है। जैसे साइलेंट था तो शायद आजादी से पहले का था, वो आजादी तक का, तो उसमें लोग साइलेंट थे, आंदोलन नहीं से कोई सब किए, तो सब भावनाओं को दिखाता है कि किस प्रकार का जीवन शैली है, तो उसके आधार पर जनरेशन बनाया गया है। ठीक है, जनरेशन अल्फा। हाँ, अब 25 के बाद बोला सब बीटा आएगा, की काम आएगा, शायद बीटा आएगा। चलो, तो ये सब हुआ। इसीलिए ऐसे ऐसे बातें। आप देखो, वो बोला ना, वहाँ जनता मतलब विरोध कर रहा है, तो बोला कि अच्छा एक बात बताइए बीजेपी का एजेंट
कि 70 साल में पेपर लीक नहीं हुआ, कौन सा सरकार था तब कहाँ थे? तब हम फोटो बच्चा वाला दिखा दिया कि देख मम्मी के गोदी में है। अरे कांग्रेस के टाइम में मम्मी के गोदी में था, वो क्या पूछता सरकार से? अभी से अनुमत तभी पूछेगा, तो उसको कुछ उल्टा सीधा समझा भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री आके 12 बजे रात में रील शेयर करता था, बोलता है कि हमको रील नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए। बहुत हो गया अब, उल्टा सीधा ऊपर में कमेंट में कर दिया है ना। उसको समझ में आ गया हुआ आई सब बिहारी के करामात है, ऐसा ऐसा बातें बोला क्या बोले, बोल नहीं सकते। चलो आगे देखो। देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं बड़ा बसे अंग्रेजी माल। जिनसो संभल सकत नहीं, तनिक धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। मतलब कभी कहते कि सभी नगर और बाजार अब अंग्रेजी माल से ठस भरे हुए, मतलब विदेशी वस्तु बिकता है हमारे यहाँ, स्वदेशी वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहा है ना। और देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश का, उसको तो लोग जाने भी नहीं करता है। इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो मिला है, जीआई टैग जिसको बोलते हैं, वो टैग मिला है ताकि जो हमारे देश की जो चीजें हैं वो बची रहे, है ना। तो ये सब, उसके अलावा देखोगे तो सबसे बड़ा कटाक्ष उन नेताओं पर है जिनसे अपनी ढीली धोती तक नहीं संभलती है। मतलब जो नेता सब पर ढीला धोती नहीं, अभी क्या बनता है, कुर्ता पैजामा, क्या बनता है, कुर्ता पैजामा ना। तो नेताओं से बहु अपना ढीली ढाली धोती नहीं संभलता है और वो देश संभालने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि नेताओं से क्या नहीं संभलने की बात की गई है? ढीली ढाला धोता हुआ, है ना, धोता, धोती नहीं बोलेंगे। अरे वो कह सके तो गर्दन उधर में लपेट के पहना देते हैं। मारना नहीं, देखो हमारे यहाँ, देखो हमारे यहाँ से नहीं चलता है। अब कुछ लोग सुनो, इसलिए सुनो, अगर पॉलिटी पढ़ाते हो उस वक्त 9th क्लास पॉलिटी पढ़ाते, उसमें ये भी टॉपिक आता है कि जो बाकी देशों में जो सत्ता हस्तांतरण हुआ है, अभी जो तख्तापलट हुआ है, बहुत सारे देशों में सैन्य तख्तापलट होता है, कहीं पर कम्युनिस्ट शासन है, कहीं कुछ है, तो ये सारी चीजों में पढ़ना होता है। तो उसे बताते हैं कि भारत में आखिरकार ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, कि भारत में बहुत बार इमरजेंसी भी लागू हुआ, सरकार के खिलाफ विद्रोह भी हुआ, लेकिन सैन्य तख्तापलट का नहीं हुआ, सेना शासन में क्या नहीं आया। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। अभी भी देखोगे तो उसका वीडियो है हमारे पास, दिखा देंगे कि भारतीय जवान जो है, भारतीय सेना के जवान, वो साफ साफ बोले हैं कि देखो भाई, मेरी जिम्मेवारी है देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ना, तो हम लड़ रहे हैं। अब देश के अंदर में क्या हो रहा है, देश के नागरिकों की जिम्मेवारी है, तुम लड़ो, है ना। और ये हमेशा सपोर्ट तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा कि जो भी विद्यार्थी छात्र है उनके लिए हमारा समर्थन है, आप लड़िए, चाहे वो नेता हो, कोई हो, अधिकारी हो, कोई हो, लड़िए। देश के बाहरी दुश्मन से हम फरिया लेंगे और देश के अंदर दुश्मन से तुमको फरियाना है। तो अभी देखो, लेकिन होता क्या, अमूमन अगर पाकिस्तान में ऐसा हाल होता ना, तो सरकार के हटा करके सेना सरकार में आ जाती, शासन अपने हाथ में ले लेता। लेकिन भारत में ऐसा हुआ नहीं हुआ, इतना खतरनाक लेवल पर हो गया। चाहता तो आर्मी जहां तहां से कब्जा करके नेता को कब्जा में लेता, अरे चलो हटो, शासन हम चलाएंगे, कर लेता ना। लेकिन भारत में ऐसा हुआ, बहुत सारे नेता जो आर्मी के जवान है, रिटायर्ड आर्मी के जवान है, वर्तमान में जो आर्मी के जवान है, सब ये बयान दिए है कि भाई देखिए, ये जिम्मेवारी देश के अंदर की सरकार का है और देश के लोगों का है। हमारा काम है बाहर के दुश्मन से लड़ना, देश के अंदर में आपका काम है, आप कीजिए। ऐसा नहीं हुआ तो हमारे यहाँ तख्तापलट नहीं होता, सैन्य तख्तापलट नहीं होगा। हाँ, सरकारें गिरने की बात है तो इमरजेंसी लगेगा, सरकार के खिलाफ असंतोष होगा, आपातकाल लगेगा, राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन के बाद जब चुनाव होगा तब वोट के माध्यम से ही सरकार बदलेगा। फिर भी वोट के माध्यम से ही बदलेगा, वोटिंग होगा, वोटिंग में जो जीतेगा वो सरकार में आएगा। तो हमारे यहाँ जबरदस्ती कान पकड़ के हटाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो सेना हटा सकता है ना जनता। हाँ, विरोध कीजिएगा, ज्यादा विरोध दंगा हो गया तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर चुनाव होगा, सरकार बदल। जिन सी बात है, जिस व्यक्ति के कारण को कष्ट होगा, अगली बार उसको वोट थोड़ी देगा, नहीं देगा। जैसे अब ये दंगा होता है, राष्ट्रपति शासन लगता, तो क्या तुमको लगता है कि दोबारा बीजेपी सरकार में आता? नहीं आता, है ना। लेकिन इस बार गड़बड़ तो हो गया हुआ, जैसा मोमेंट बना हुआ था ना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए था। बहुत सुनहरा मौका था, है ना, बहुत सुनहरा मौका था प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेने का। वो देता ना देता तो इमरजेंसी लागू होता। लेकिन लोग जैसे होता है ना कि तनी को, और उसमें भी इस्तीफा लिया है, उसको बर्खास्तगी लेना चाहिए, टर्मिनेशन लेना चाहिए, बर्खास्त करो। बर्खास्त करता है ना बउआ, तो फिर दोबारा कोई मंत्रालय उसको नहीं मिलेगा, खत्म। लेकिन अब तो ये नहीं है तो कोई और मंत्री, मतलब शिक्षा में बर्बाद न करेगा तो कोई और मंत्रालय में बर्बाद करेगा, तो बर्बाद कर भी करेगा, इसलिए बर्खास्तगी लेना चाहिए था उसका। तो आज की क्लास में हुआ इतना ही ना है, अब नहीं ना है, और है। चलो, दास वृत्ति की चाह चहुदसी, चारों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मनहु बने डफाली। मतलब चारों तरफ हुआ जो दास की, दासता की वृत्ति बढ़ा हुआ है, लोग नौकर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? नौकर बनना चाहते हैं। इसकी दासता की वृत्ति चारों तरफ है बुआ, है ना। और
तर्क खुशामद झूठ प्रशंसा, और झूठ मूठ के चापलूसी करेगा, है ना, तलवा चाटेगा, गुलामी करेगा, ठीक है, यही तो हो रहा है, मीडिया ही कर रहा है, इसलिए मीडिया के तो मार मार के खुश दिया, और मारना चाहिए था, लेकिन मेन एंकर भी उस सबके नहीं आया। मार रहा था सुधीर चौधरी के, अर्नब गोस्वामी को, जो उसका अनुराम कश्यप को, इस सबको बुला के आज जूता के माला पहनाना चाहिए था इसको, है ना। मन ही बने डफाली, डफाली का मतलब क्या था, वो जो झूठ बोलने वाला, डफाली का मतलब क्या था है, झूठ बोलने वाला, ठीक है। तो ये झूठ मूठ के डफाली और ढोल बजा करके खुशामद करते, प्रशंसा करते कि हमने ये किया वो किया, और ऐसा ही हो रहा है। तो आज क्लास में हुआ इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।